बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती की जानकारी लेकर। खेती की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपको अपने इस कार्यक्रम में देते हैं। आज हम बात करेंगे चने की, और चने पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों के लिए भी हमारा धन्यवाद है कि जो आपने हमको स्टूडियो में बुलाया। अवधेश शुक्ला जी, आज हम बात करेंगे चने की। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि हमारे देश में जो चने की खेती होती है वो कहाँ कहाँ होती है? हमारे देश में पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये इसमें जो है हमारी खेती बहुतायत से होती है। लेकिन यूपी इसमें जो है सबसे ज़्यादा खेती चने की यूपी में होती है। जैसा आपने बताया कि जो चने की खेती है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने की खेती हो रही है, तो इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और इसमें हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चने के लिए जो मिट्टी है वो दोमट या मटियार और राकर, मार और पड़वा, ये भूमि पाई जाती हैं जिनमें चना बहुत अच्छा होता है। आपने ये तो बता दिया कि किस तरह की मिट्टी में जो है चना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी खेती अच्छी होती है। आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि मिट्टी की तैयारी हमारे किसान कैसे करें चने की खेत के लिए? चने की खेती के लिए चूंकि ये मिट्टी अभी मैंने बताया कि मटियार भूमि का मतलब होता है जिसमें क्ले परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं पड़ोर। किस उसमें जो है संख्या परसेंटेज जो है उसका प्रतिशत जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी खेत की तैयारी करते समय एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाए कि नमी होते हुए ही यदि खेत की जुताई हमने अगर कर ली है तब तो हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। किसी वजह से अगर खेत में नमी की कमी हो जाएगी तो कठोरता के कारण जो है हमको खेत की तैयारी करना अच्छा नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। तो ऐसी दशा में नमी होने की अवस्था में पहले 6 इंच गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से, और यदि हमारे पास ट्रैक्टर है तो डिस्क हैरो से हम जुताई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है देसी हल से अथवा ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर चला करके हम जो है खेत को तैयार कर लेते हैं और उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं। हम जब भी किसी फसल की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर बात करते हैं कि जो मिट्टी है क्या उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या अगर कोई चने की खेती कर रहा है तो उसके लिए भी मिट्टी की जांच कराना ज़रूरी है? देखिए, हर फसल के लिए कम लागत पर अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमको जिस फसल के लिए जितना नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास देना है उतना ही दिया जाए। चना का अगर वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक बढ़ाव ज़्यादा हो जाता है तो उतना ही चने में जो है वो पाट यानी गिटरी जिसे कहते हैं वो कम आती है और हमारी पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए ऐसी दशा में नितांत आवश्यक है कि मृदा परीक्षण करा करके और उसकी संस्तुति के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। जैसे आप बता रहे हैं कि मिट्टी की जांच हर फसल के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे कराना ही चाहिए किसी भी फसल को लगाने से पहले। तो क्या कोई तरीका है कि किसान खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, या हमेशा उन्हें किसी न किसी मिट्टी जहां जांच की जाती है वहां जाना ही पड़ेगा? मिट्टी की जांच कराने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान ने भली प्रकार से ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि मिट्टी का नमूना किस तरीके से लिया जाना है, तो उन कारकों को ध्यान में रखते हुए चने की का 0 से 6 इंच, जैसे और फसलों के लिए 0 से 6 इंच का नमूना लेते हैं, उसी तरीके से नमूना ले लें। किस तरीके से उस नमूने को बनाना है, कैसे उसमें थैली में भरना, टैग लेवल लगाना है, उस तरीके से तैयार करें और तैयार करने के बाद इसको जो है वो प्रयोगशाला में भेज दें। प्रयोगशाला में भेजने के लिए जो मिट्टी किसान लें, उसको जब वो मिट्टी ले खेत से तो किन बातों का ध्यान रखे और क्या ना करे? सबसे पहले तो यह है कि पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ का उर्वरा स्तर सामान्य खेत के उर्वरा स्तर से कम होता है, क्योंकि निरंतर उर्वरक या जो भी खाद है या पोषक तत्व हैं उनको पौधा अपने विकास के लिए लेता रहता है और वहाँ का उर्वरा स्तर कम हो जाता है। यदि हमने खेत में कहीं, जैसे किसानों की आदत होती है पहले आकर के खेत में ढेर लगा दिया, और ढेर लगाने के बाद जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसको हम जो है फैला देते हैं। तो अगर खेत में पहले से कहीं ढेर लगा हुआ हो तो और हटा भी दिया गया हो तब भी
उस स्थान से नमूना लेने पर उसका उर्वरा स्तर जो है उच्च होगा, वहाँ पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी। यदि खेत में खाद मिला दी गई है या उर्वरक डाले गए हैं तो जब तक खेत की अच्छी तरीके से जुताई ना हो जाए तब तक नमूना ना लें। मेड़ के पास का नमूना जो होता है उसका उर्वरा स्तर भी सामान्य खेत के उर्वरा स्तर से कम होता है, इसलिए वहाँ से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर खेत ढालू है तो ऊंचे स्थान का नमूना अलग लें और नीचे स्थान का नमूना अलग लें, क्योंकि ढाल जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा डिकम्पोज यानी सड़कर के जो खाद के रूप में परिवर्तित होता है, तो वो जो खाद के रूप में परिवर्तित होता है उसे वैज्ञानिक लोगों की भाषा में ह्यूमस कहते हैं, और ये इतना हल्का होता है कि ये पानी के साथ बह कर के नीचे स्थान में चला जाता है। तो जहाँ ये जाकर के नीचे स्थान में इकट्ठा होता है वहाँ का उर्वरा स्तर अधिक हो जाता है और ऊंची ज़मीन का उर्वरा स्तर कम होता है। तो ऊंची ज़मीन का नमूना अलग और नीची ज़मीन का नमूना के लिए मिट्टी हम अलग लेते हैं। अब उस नमूने को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम 1 एकड़ खेत में किस तरीके से नमूना लें कि सारे खेत की मिट्टी मिला करके हम एक नमूना बना पाएँ। तो 0 से 6 इंच का नमूना हमें लेना है। 0 से 6 इंच का मतलब ये है कि हम ऊपर से मिट्टी को छुएंगे नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में जैसा खेत पड़ा हुआ है उस खेत में हम 0 से 6 इंच का गड्ढा खोदेंगे और एक साइड से हम मिट्टी निकाल लेंगे। फिर हम जो हमने 8 या 10 स्थान निर्धारित किए हैं कि जिससे खेत पूरा कवर हो जाएगा, तो ऐसी दशा में 8 या 10 स्थान से इसी तरीके से मिट्टी को निकालते हैं और निकाल करके एक साफ़ कपड़े पर इस मिट्टी को इकट्ठा करते रहते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि उर्वरक की बोरी जो है वो इस्तेमाल ना की जाए। अब इस मिट्टी को हम खेत से बाहर लाने के बाद किसी साफ़ ज़मीन पर इसको डाल देते हैं, अच्छी तरीके से भुरभुरा करते हैं और भुरभुरा करने के बाद अब इस समय जो कूड़ा करकट या जड़ें अथवा कंकड़ होते हैं उनको निकाल करके फेंक देते हैं और मिट्टी को बिल्कुल उसी तरीके से मिलाते हैं जिस तरीके से उपला बनाने के लिए जो है गोबर को मिलाते हैं। इस तरीके से मिला करके उसको गोल ढेर के रूप में जब हमने तैयार कर लिया तो उसको 4 भागों में हम बांट देते हैं और 4 भागों में बांटने के बाद आमने सामने के 2 भागों को जो है नष्ट कर देते हैं और 2 भागों को हम फिर से लेकर के अच्छी तरीके से मिलाते हैं। और उनको मिलाने की क्रिया ये और उनको अलग करके फेंकने की क्रिया ये तब तक चलती रहती है जब हमारी मिट्टी 1 किलो रह जाती है। इस 1 किलो मिट्टी को में से हम 500 ग्राम मिट्टी एक प्लास्टिक की थैली में भरते हैं और उसको फिर एक कपड़े की थैली में डालते हैं। ये ध्यान रहे कि हम 2 टैग लेवल का मतलब किसान समझ लें कि अच्छी तरीके से कागज़ पर लिख करके एक भीतर डाल दें और एक जो टैग लेवल ऊपर बांध दें। उसमें लिखना क्या है कि किसान का नाम, खेत का खसरा नंबर, और अगर खसरा नंबर किसान को नहीं मालूम है तो खेत की पहचान और जिस फसल के लिए संस्तुति ली जा रही है उस फसल का नाम। तो इस तरीके से जब ये प्रयोगशाला में जाएगा तो इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जिन तत्वों की मात्रा उस मिट्टी में मौजूद है उसके आधार पर जितना हमको चना के लिए हमको निम्न उर्वरा स्तर, मध्यम उर्वरा स्तर और उच्च उर्वरा स्तर पर हमको उर्वरक देने हैं उसकी संस्तुति मृदा परीक्षण के आधार पर हो जाएगी। ये तो आपने बता दिया कि मिट्टी कैसे ले सकते हैं किसान जांच के लिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जो आमतौर पर हमारे किसान होते हैं जब भी कोई मिट्टी जांच के लिए देते हैं खेत से तो वो क्या गलती करते हैं, मैं इसका जवाब आपसे लूँगी, लेकिन अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान गलती ये भी करते हैं कि जब बिल्कुल बोने के लिए जब चलने लगते हैं तब नमूना लेते हैं। 15 दिन पहले जब खेत खाली पड़ा हुआ है तो उसी समय मिट्टी का नमूना लें और मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में भेजें ताकि बुवाई के समय तक हमको उचित समय से उर्वरकों की संस्तुति मिल सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। अवधेश शुक्ला जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम मिट्टी की ही बात कर रहे थे। आपने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी किसान खेत से कैसे ले सकता है, क्या सही तरीका है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर जो हमारे किसान हैं जब वो जांच के लिए मिट्टी भेजते हैं तो क्या गलतियाँ कर देते हैं? किसान गलती ये भी करते हैं कि जब बिल्कुल बोने के लिए जब चलने लगते हैं तब नमूना लेते हैं। तो ऐसी दशा में बुवाई तो कर देते हैं और नमूना वहाँ भेज देते हैं। तो ये
भी जो है ज़रूरी है कि कम से कम जिस खेत में हम पहले से सुनिश्चित कर रखा है कि हमें चना बोना है या अन्य कोई फसल बोनी है, तो उससे 15 दिन पहले जब खेत खाली पड़ा हुआ है तो उसी समय मिट्टी का नमूना लें और मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में भेजें, ताकि बुवाई के समय तक हमको उचित समय से उर्वरकों की संस्तुति मिल सके। जो चना है उसके लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? कौन से तत्व इसमें ज़्यादा होने चाहिए, कौन से कम होने चाहिए? देखिए, मैंने अभी इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि चने के वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक बढ़वार के लिए इतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि फास्फेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि चना एक जो है वो दलहनी फसल है। और दलहनी फसल में मैं किसानों को एक बात विशेष रूप से, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हमारे वातावरण में 70% नाइट्रोजन रहती है, और वो जब बरसात होती है तो बरसात के द्वारा पानी में घुल कर के ज़मीन में आती है और इससे हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। दूसरे, दलहनी फसल की जड़ों में यदि हम जड़ उखाड़ करके देखें तो उसमें छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं। ये दाने हैं, इनके अंदर वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन को वातावरण से इकट्ठा करके मृदा को प्रदान करते हैं, जिनको जो बैक्टीरिया राइजोबियम कल्चर के द्वारा उपचारित करके जब हम बीज बोते हैं तो ये सोमिनार और ये सब इस तरीके के जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु जब अच्छी तरीके से फास्फोरस लेते हैं और गंधक का प्रयोग जब हम करते हैं, उससे ये स्वस्थ रह करके और वातावरण की नाइट्रोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे लिए नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा जो है वो केवल 20 किलो और फास्फेट 60 किलो, पोटास 20 किलो और गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, 20 किलो की हमको आवश्यकता चने के खेत के लिए पड़ती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम कोई फसल लगा रहे होते हैं तो उर्वरक तत्व जो होते हैं मिट्टी में हम पहले ही मिला लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बुआई कर लें, अपनी फसल लगा लें, उसके बाद भी हम मिट्टी में उर्वरक तत्व मिला सकते हैं? जो विश्वविद्यालय के शोध कार्य किए गए हैं उसके आधार पर नाइट्रोजन की यदि हमने पर्याप्त मात्रा बुवाई के समय पर नहीं दी है तो इसको हम टॉप ड्रेसिंग या पर्णी छिड़काव के द्वारा भी हम इसको बाद में बुवाई के बाद फसल खड़ी होने पर खड़ी फसल में भी हम इसका प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फेट और पोटास और गंधक, इनके परिणाम बुवाई से पहले ही, बीज डालने से पहले ही इसको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। सर, जो ये खेत की तैयारी होती है, चने के खेत की तैयारी, इसका क्या कोई अलग तरीका है, कोई ख़ास ढंग से की जाती है? किस तरह से इसका खेत तैयार होता है? देखिए, खेत तैयार करने में तो कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन सामान्य बात जो है वो बीज को बोने की जो है, खेत तैयार होने के बाद उसमें सामान्य बात आती है। सर, आपने जैसे बताया कि खेत तैयार होने के बाद जो बीज बोते हैं वो एक अलग तरीका है, तो वो आप हमें बताइए किस तरह से की जाती है, वो असामान्य तरीका क्या है? देखिए, अन्य फसलों में तो खाली हम जो है खाली बीज शोधन करते थे, लेकिन चने के लिए बीज का जो है उपचारित किया जाता है। बीज उपचार और बीज शोधन, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बीज को पहले बीज उपचार करते हैं। हमने 10 किलोग्राम बीज का है तो ये हमारा 200 ग्राम का एक पैकेट जो है वो राइजोबियम कल्चर का हम लेंगे, और लेने के बाद उसको बाल्टी में जो बीज है उसमें डाल देंगे, हल्का सा छींटा मारते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे, इस तरीके से जैसे वो चने बेचने वाले अपने कागज़ पे जो चना रखते हैं, चना रखने के बाद उसमें नमक वमक डाल के हिला देते हैं तो वो सब उसमें मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये बाल्टी में डाल करके हिलाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हल्की नमी में ये चने के बीज के ऊपर कोटेड हो जाए। अब इसके बाद जब ये इस तरीके का हो जाता है तो छाया में इसको थोड़ा सुखा लिया, और सुखाने के बाद तब हम बीज जो है बीज का शोधन करते हैं। और बीज का शोधन के लिए थीरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जो है इसका हम उपचार कर लेते हैं। यदि थीरम हमारे पास नहीं है तो मैंगोजेब 3 ग्राम पर किलो बीज के उपचारित करके
और तभी हम इसकी बुवाई करेंगे। शुक्ला जी, जैसे कि हम चने की बात कर रहे हैं तो चने से जुड़ी एक कहावत याद आ रही है, आपने शायद सुनी भी होगी, जब शैल खटाखट बाजे तो चना खूब ही साजे। मैं इसका जवाब आपसे लूँगी लेकिन ब्रेक के बाद, और ये भी जानूंगी ये जो कहावतें हैं हमारी जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं, अब ये क्या मायने रखती हैं, लोग इन्हें किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि चने में जब फूल आ रहा है तो कभी भी सिंचाई ना करें। फूल के टाइम पर अगर बरसात हो जाती है तो इसको हम प्राकृतिक प्रकोप मानते हैं, और जो बरसात होने से जो फूल गिर गया है उसका कोई समाधान जो है किसान नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। शुक्ला जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक कहावत आपको सुनाई थी और मैं अब उसका मतलब आपसे जानना चाहती हूँ। ये भी जानना चाहती हूँ जो कहावतें होती हैं अब इस ज़माने में लोगों का नज़रिया क्या है, इनके लिए किस तरह से देखते हैं इन कहावतों को और कितनी मायने रखती हैं ये? देखिए, ये घाक की कहावत है और इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि चना कभी भी बलुअर ज़मीन में नहीं होता है, क्योंकि अगर बलुअर ज़मीन में हम हल चलाते हैं तो सामान्य रूप से हल चलता चला जाता है, लेकिन मटियार, राकर, मार, पड़वा ये ज़मीनें जो होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, और इनमें जो है इसको अगर हम बिल्कुल भुरभुरा करना चाहें तो ये बिल्कुल भुरभुरा नहीं होती है, इसमें थोड़े थोड़े ढेले जो हैं बने ही रहते हैं। तो जब ये हल चलाते हैं तो हल उन ढेलों पर पड़ कर के ऊपर नीचे उठता है, तो जब उठता है तो जो बैलों के रोकने के लिए जो उनका जुआ होता है जिसमें बैल लगाए जाते हैं, तो उनके दोनों किनारे पर जो वो लकड़ी पड़ी होती है उसको सैल कहते हैं गांव की भाषा में। तो वो सैल जो है वो कूदने लगती है, तो वो जब कूदने लगती है तो उससे आवाज़ होती है। तो इसीलिए ये घाघ ने जो है ये कहावत बनाई है कि जब सैल खटाखट बाजे तो चना खूब ही छाजे। ये घाघ की कहावत है और ये बिल्कुल चरितार्थ है, क्योंकि चने के लिए मटियार ज़मीन की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो कहावतें होती हैं ये अभी भी हमारी खेती में सटीक बैठती हैं? हाँ, ये कहावतें जो हैं कुछ तो अब धीरे धीरे जलवायु संबंधी कहावतें हैं और कहावतें हैं उनमें तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वैसे जो है खेती के बारे में कहावतें जो हैं वो बहुत काफ़ी घाघ की कहावतें जो हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं और काफ़ी सटीक भी हैं। शुक्ला जी, हम बात कर रहे थे चने की, तो अब हम उस पर वापस आ जाते हैं। उसकी खेती की हम बातें कर रहे थे, आपने मिट्टी के बारे में, बीज उपचार के बारे में हमें बता दिया। मेरा सवाल था कि इसकी बुआई का क्या सही तरीका है, तो आप मुझे अब बुआई के बारे में बताइए। देखिए, बुवाई करते समय सबसे पहले तो यह है बीज का चुनाव कर लें। बोने के लिए इसको देसी हल के पीछे हम कूड़ों में इसको बोते हैं, और बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पूरब से पश्चिम को ही इसकी लाइन बनाएं, कभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ को लाइन ना बनाएं। और उसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, सीधा सा है। किसान अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि जब हवा चलती है उन दिनों में, तो हवा पूरब की अगर हमारी लाइन है तो पूरब से हवा निकलती चली जाएगी, लेकिन अगर हमने उत्तर दक्षिण लाइन में अगर बोया है तो पेड़ को पलट देगी वो। हल्के पीछे नाई या चोंगा के द्वारा उर्वरक डालें। जो हमारे 6 से 8 इंच गहरा हमने बीज डाला है उससे भी 6 से 8 सेंटीमीटर पर जो हमने बीज डाला है उससे 2 या 3 सेंटीमीटर बीज जो है नीचे रहे, बीज के संपर्क में ना आए, और इस तरीके से जो है हम बुवाई करेंगे तो वो सर्वोत्तम हमारे लिए उपज देने वाली होगी। मुझे चने से ही जुड़ी हुई एक बात याद आ रही है, जब कहते हैं कि चने की फसल में जब कलियां निकलने लगती हैं, अगर उसके बाद बारिश हो जाए तो हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है। तो इसका क्या तरीका है, अगर बारिश हो जाती है कलियां निकलने के बाद, तो भी क्या कोई तरीका है कि हम अपनी फसल बचा सकते हैं? ये बहुत ही आवश्यक है कि चने में जब फूल आ रहा हो तो कभी भी सिंचाई ना करें, और इसी तरीके से यदि हम फूल के टाइम पर अगर बरसात हो जाती है तो इसको हम प्राकृतिक प्रकोप मानते हैं, और जो बरसात होने से जो फूल गिर गया है उसका कोई समाधान जो है किसान नहीं कर सकता, उसको तो दैवीय आपदा मान करके ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, जो चने की खेती होती है इसमें किन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है आमतौर पर, और कम से कम जिनका इस्तेमाल किया जाए? 3 तरीके के जो है कीट लगते हैं। एक
कटुआ कीट होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब ये अंडा देने के बाद इसमें से सूड़ी निकलती है, ये सूड़ी जो है हरे या भूरे रंग की होती है, और ये जो है सीधे सीधे क्या करती है कि पौधे की टहनियों को या पौधे की जड़ को ही काट देती है। और ये इसका है क्या कि ये रात में निकलती है और रात में काटना शुरू कर देती है। तो इसके बचाव के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रसायन का जो है हम इस्तेमाल करें, और दूसरे जो है जो चने में लगने वाले कीट हैं इनकी एक प्रकृति होती है, ये लाइट ट्रैप होते हैं, यानी उजाले की तरफ को ये भागते हैं। तो हमारी जो अभी एक नई योजना चली है एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन, इसमें किसानों के लिए ये बताया गया है कि रसायनों का इस्तेमाल करके पैसे को ज़्यादा बर्बाद ना करें, मिट्टी को विषाक्त ना करें। ऐसी दशा में जो लाइट ट्रैप हैं, प्रकाश देने वाले तरीके हैं, उनके द्वारा कीटों को नष्ट करें। इसी तरीके से फलीदार कीटक इसमें लगता है, फलीदार, उसमें उसका जो है फलीदार कीटक जो है वो प्रौढ़ पतंगा जो है वो पीले बादामी रंग का होता है। पिछले पंख पे कुछ चौड़े मटमैले सफ़ेद हल्के रंग के किनारे जो हैं उन पर काले रंग की पट्टियाँ होती हैं, लेकिन इनकी भी जो है वो सूढ़ियाँ ही नुकसान करती हैं, पतंगा कोई नुकसान नहीं करती है। तीसरा तरीके का कीड़ा है कुबड़ कीड़ा जिसे कहते हैं। ये कुबड़ कीड़ा जो है इसकी सूढ़ियाँ जो है हरे रंग की होती हैं, और मादा पतंगा जो है काले भूरे रंग का होता है, और पंखों पर मुलायम रोए बने हुए, रोए से ये ढका रहता है, ये इसकी पहचान है। इसके लिए भी जो है वो इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर पर हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़क देने से ये तीनों ही कीड़े जो अभी मैंने बताए हैं, ये रसायन का प्रयोग करने से ये नष्ट हो जाते हैं। चने के बारे में जानने के लिए बातें और भी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, अभी यहीं रुकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोगों के आभारी हैं कि जो आपने यहाँ पर हमको बुलाया, और मैं कृषकों के लिए जो है कुछ थोड़ा बहुत अपने ये मान करके कि मैं कृषकों को लाभान्वित कर रहा हूँ, बहुत हर्षित हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।